डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर लोग बहस करते हैं कि 2 लेग वाली प्लान अच्छा है या मल्टी लेग वाला प्लान अच्छा है। बहुत डिटेल में एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति जिसका दोनों का तजर्बा है वो बहुत डिटेल में आपको बताने वाले हैं। और अगर आपका ये भी प्रश्न है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं काम नहीं करते हैं, क्या किया जाए कि लोग लंबे समय तक काम करें, टीम को छोड़े नहीं, इन सारे प्रश्नों का जवाब इसी एपिसोड में है, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे अक्सर अनुरोध करते हैं कि आप किससे मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में डालिए। कंपनी के नाम से थोड़ा परहेज रखिए क्योंकि इंडस्ट्री का मंच है, किसी एक कंपनी का मंच नहीं है, और आप उस चीज़ का ध्यान भी रखते हैं। आपने एक नाम बहुत बार लिखा, ब्रजेश मौर्य। जी हाँ, मुजफ्फरपुर बिहार से आज हमारे मेहमान हैं ब्रजेश मौर्य जी। आइए मिलकर स्वागत करें। ब्रजेश जी बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरे लिए आज बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा मंच जो लोगों के लिए सपना होता है, आज इस मंच पे मैं हूँ। थैंक यू सो मच। आपका छोटा सा वीडियो डाला था हमने ब्रजेश जी की आप आने वाले हैं, और हमारे व्यूअर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। सैकड़ों कमेंट्स और क्वेश्चंस आए हैं, कुछ मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। जी सर। अजय कुमार ने लिखा है, ब्रजेश सर किसी भी पॉइंट को इतना अच्छा समझाते हैं कि 100% समझ में आ जाता है। थैंक यू। शंकर लाल ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के कैलकुलेशन मास्टर। MV सिंह राजपूत लिख रहे हैं, आखिर वो दिन आ गया जिसका हम सबको इंतज़ार था। संतोष कुमार मौर्य लिखते हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप डायरेक्ट सेलिंग में मेरे गुरु हैं। शिव कुमार ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के आर्यभट्ट। और पवन कुमार ने लिखा है, MLM इंडस्ट्री का कैलकुलेटर। कौन सी उपाधि ज़्यादा पसंद है आपको? सर लोगों का प्यार है और गुरुओं का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है, और तो बढ़िया है सर, लोगों का प्यार है। दैट्स ग्रेट। क्या भाव आते हैं जब ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनते हैं? सर अच्छा लगता है क्योंकि प्रशंसा किसको अच्छा नहीं लगेगा, प्रशंसा सबको अच्छा ही लगता है। लेकिन हम अपने कर्म कर रहे होते हैं, हम आगे बढ़ रहे होते हैं। शुरुआत में तो ऐसा होता है कि हम अपने लिए कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एक लेवल पे पहुंचते हैं और आप आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर ये इंडस्ट्री है कि एक समय के बाद ऐसा लगता है कि अब अपने लिए नहीं कर रहे हैं। मतलब जब लोगों को खुश होता हुआ देखते हैं और ऊपर वाले ने मुझे चुना है, माध्यम बनाया है कि मेरे माध्यम से किसी के घर में कुछ खुशियाँ आ रही हैं, कुछ इनकम लोग कर पा रहे हैं, कुछ अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, तो वाकई अपने आप पे इस इंडस्ट्री के ऊपर और बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा सौभाग्य है, पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म थे कि जो मुझे ये इंडस्ट्री मिली। जब हमारी इंटेंशन अच्छी होती है ब्रजेश जी, तो फिर चीज़ें अपने आप अच्छी होने लग जाती हैं, फिर लोगों में भी वो भावना कहीं ना कहीं दिखने लग जाती है, और फिर तभी इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं। आपकी लाइफ जर्नी से शुरुआत करते हैं। शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। और लाइफ जर्नी के बारे में बताऊँ तो अपना जो अतीत है बहुत यादगार रहा, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें अभी भी याद हैं। फादर मेरे रेलवे में 4th ग्रेड की नौकरी किया करते थे और मैं घर में सबसे बड़ा था, और मैं जो है बड़ी शिद्दत से अपनी मुद्दत बनाने में लगा हुआ था। पिताजी नौकरी करते थे, हम लोग 3 भाई हैं घर में, मैं सबसे बड़ा था, और बहुत गरीबी को बचपन से ही बहुत नज़दीक से जब से होश संभाला तब से देखा है। और अक्सर मैं देखता था बचपन से ही कि जैसे ही मैं 5-6 में था, थोड़ा सा समझना शुरू किया, तो कर्ज में ही हम लोगों की पढ़ाई हुई। हमेशा फादर की सैलरी जो आती थी वो ब्याज देने में चला जाता था, घर के राशन वगैरह और सारी चीज़ों में, और हमेशा 5% 10% पे उनको अभी कभी कोचिंग की फ़ीस के लिए, कभी किस चीज़ों के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ जो है ब्याज पे ही उनको लेना पड़ता था। तो शुरुआत से मन में एक ललक थी कि मैं घर का बड़ा हूँ और मैं कुछ करूँ, मेरे 2 छोटे भाई भी हैं, और मैं कुछ जल्दी स्टार्टअप करूँ। मैं बहुत लंबा समय नहीं लेना चाहता था, एक जिम्मेदारी का भाव था कि मैं कुछ जल्दी स्टार्टअप करूँ और अपने पैरों पे जल्दी खड़ा हूँ और मैं फादर को कुछ सहयोग कर सकूँ। और उसके हिसाब से मैं तैयारी भी करता था। पढ़ाई के साथ साथ मैं 10th के साथ ही बहुत सारी इक्विवेलेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं करता था ताकि गवर्नमेंट जॉब मुझे जल्द से जल्द मिल सके। मेरा एक सपना था कि मैं जल्द से जल्द मैं क्लास 3 रैंक का यानी क्लर्की ग्रेड का कोई गवर्नमेंट नौकरी मैं हासिल कर सकूं। इसको लेकर मैं 10th क्लास से ही प्रिपरेशन में लग गया।
11th में मेरा सिलेक्शन भी हुआ, उसका फल भी मिला। एयरफोर्स वाइट ट्रेड नॉन टेक्निकल की एक वैकेंसी निकली थी, मैंने फॉर्म को भरा और मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं रिटेन, फिजिकल, इंटरव्यू सब कुछ पास आउट कर गया। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, किस्मत में नहीं था एयरफोर्स की नौकरी। तो मेरा एक सपना टूटा, क्योंकि मैं मेडिकल में मुझे मालूम भी नहीं था। और जब मेरा मेडिकल हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी जो आई साइट है दाहिने आँख की वो कमज़ोर है। उस समय तक मुझे मालूम नहीं था, मैं चश्मा वगैरह नहीं लगा सकता। तो वहाँ पे जो एयरफोर्स का जो मेडिकल का स्टैंडर्ड था +3.5 या -3.5 तक वैलिड है, मैं उससे भी थोड़ा ओवर था, मेरा आई साइट बहुत वीक था। उस समय मुझे पहली बार पता चला, तो मैं मेडिकल में अनफिट होकर बाहर हो गया। तो काफ़ी तकलीफ़ हुआ और एक पल के लिए लगा था कि नौकरी हो गई। तो गांव में और चारों तरफ हल्ला भी हो गया था कि सरकारी नौकरी हो गई, एयरफोर्स की नौकरी हो गई। फिर 2 दिन के बाद इंटरव्यू था, तो मेडिकल था, तो उसमें अनफिट हो गया। तो एक सपना टूटा, फिर से अपने आप को संजोया, फिर से मजबूत किया और फिर से टारगेट बनाया। मैं मैथ्स में, लोगों ने कैलकुलेशन में बहुत तरह की बात की है, तो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, मैं टॉपर रहा हूँ हमेशा कॉलेज का। तो उसके बाद मैंने आईआईटी को लेकर मैंने तैयारी की कि मैं 12th में पढ़ाई करते साथ साथ मैंने आईआईटी को लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट किया कि मैं आईआईटी का एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है और मुझे इंजीनियर बनना है। उसको लेकर भी कुछ चीज़ें रहीं। जैसे मैंने तैयारी के बारे में सोचा, मैंने कोचिंग को, फ्री क्लासेज को ज्वाइन किया और उस कोचिंग में 1 साल का 20,000 रुपया फीस लगने थे। मैंने फादर को बोला कि मुझे आईआईटी करना है और मेरे सारी चीज़ें, करियर सेटल हो जाएगा, एक बार निकल गया तो 20,000 रुपया साल का लगेगा कोचिंग का। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ शुरुआत से ही। तो फादर ने बोला ठीक है। माँ ने बताया कि बेटा, चूँकि मेरे घर में छत नहीं था, मैं बचपन मेरा झोपड़ी के घरों में बीता है, फिर स्टेप बाय स्टेप फिर हम लोग टीन सेट के मकान में आए, फिर नींव पड़ी, घर की नींव पड़ी, फिर 2 साल के बाद उसमें दीवार खड़ी की गई, स्टेप बाय स्टेप काम होता गया। तो उस समय जब मैं 12th में था तो उस समय छत नहीं था घर पे, तो दीवार खड़ी थी, 2 कमरे पे छत लगाने की प्लानिंग चल रही थी। तो माँ ने बोला कि पीएफ का पैसा है, फादर ने 30-35 हज़ार निकालने का सोचा, कुछ इधर उधर करके छत लगवाना है और तुम्हारे में सारा पैसा चला जाएगा, 2 छोटे भाई भी हैं, देख लो। तो मैं पता नहीं कि अंदर से बहुत अजीब सा लगा और मैं हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी मीडियम में था, इसकी भी थोड़ी थी कि मुझसे होगा नहीं होगा। और मैं वहाँ से बैक हुआ और मैंने उस सपने को भी छोड़ा पैसे को लेकर। उसके बाद मुझे लगा कि मैं अब आगे बढ़ता हूँ, रेलवे वगैरह की, जनरल गवर्नमेंट की तैयारी करता हूँ, बीए या बीएससी एज रूटीन जो सब करते हैं वही मैं करूँगा। और ये सब चीज़ें चली रही थी। तो मेरे जीवन में एक अपॉर्चुनिटी आई, दिसंबर फर्स्ट वीक में 2006 की बात है। मैं उस वक्त, मेरी उम्र थी 17 साल। तो एक अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आई। एक भैया लगते थे और उन्होंने इनवाइट किया एक सेमिनार में, करीब 200 लोगों का सेमिनार था, ज़्यादातर यंगस्टर थे वो मेरी तरह वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद जैसा अमूमन होता है कि वहाँ पे जाने के बाद मतलब एक सपने जैसा लगा कि मैं बहुत कुछ यहाँ कर सकता हूँ, मेरे जैसे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, 8-8, 10-10 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे अंदर एक फीलिंग, एक ड्रीम जागृत हुआ कि मैं बीए बीएससी तो करूँगा 3 साल तक, उसके बाद मैं नौकरी के बारे में सोचूंगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं इसके साथ रहा तो मैं शायद बीए बीएससी करते हुए मैं शायद करोड़पति बन जाऊं। इतना मुझे विश्वास आ गया उस सेमिनार को देखकर। मैंने 18 दिसंबर 2006 को मैंने उस कंपनी में ज्वाइनिंग की। एक बैंडी कॉन्सेप्ट था और मैंने उस 17 साल की उम्र में मैंने ज्वाइनिंग की और मैंने काम करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर किस्मत ने धोखा दिया, कुछ और मंजूर था और मेरे साथ एक घटना घटी कि जैसे ही 1 साल हुआ था काम करते हुए, तो जिस माँ ने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचाया था और जिसको मैं मानता था और जिसके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता था, तो माँ का देहांत हो गया। और वहाँ पे मेरे लिए बहुत बड़ा एक था, मेरे लिए इमोशनल, कि माँ का देहांत हो गया 1 साल के काम करते ही। और उसके बाद फिर मैंने संभाला और आगे बढ़ता रहा। डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि एज बहुत कम थी, लोग वैल्यू नहीं देते थे 17 साल की उम्र में। और वो बड़ा पैकेज का एक 8,000, उस समय 8,000 अभी के 20-25 हज़ार के बराबर था, तो 8,000 का पैकेज में सेल करता था। पहले साल में मैंने 25 लोग की टीम बनाई और 6,000 रुपये का कमीशन पाया। लेकिन मैं लगातार अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, जहाँ पर भी मीटिंग होता था, मैं जनरल डिब्बे में पहुँच जाता था डायरी लेकर, वहाँ पर मैं सीखता रहा। दूसरे पूरे साल की मेरी आमदनी रही 26,000 रुपये। तीसरे साल से थोड़ा बहुत मैंने कमाना, 10-20 हज़ार रुपया कमाना स्टार्ट हुआ और तीसरे साल के लास्ट तक मैं 25 से 50 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार के आसपास का मैं पे आउट उठाने लगा था। उसी वक्त उस कंपनी का कोई टारगेट था, मैंने क्वालिफाई किया, कंपनी ने 1.5 लाख रुपए दिए और मैंने टाटा इंडिका विस्टा, मैंने अपनी जीवन की पहली कार लोन पे ली। रिटर्न मुझे नहीं मालूम था क्या होता था, लोन मेरे नाम से नहीं हुआ। मेरी टीम में एक सुनील चौधरी जी थे, उनके फादर रेलवे में थे, उनके नाम से लोन हुआ और एक जो है कार आया वहाँ से।
सर सफ़र चल ही रहा था, फिर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और एक बहुत बड़ा मैसेज है जो भी ऑडियंस इस इंटरव्यू को सुनेंगे या सुन रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वहाँ पे होता क्या है कि परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन क्या होता है कि एक समय ऐसा आया, एक आंधी सा आया और एक कॉन्सेप्ट उस समय नया नया चला था, और जो मेरी टीम के लीडर जिनको प्लान शो करना भी नहीं आता था, जो मुश्किल से 5,000 रुपया भी नहीं कमाते थे, एक ROI का कॉन्सेप्ट आया उस समय, सर्वे प्लान बोल के, कुछ जैसे आजकल क्रिप्टो फॉरेस्ट ट्रेडिंग क्या क्या चलता रहता है MLM में, इस तरह का एक उस समय नया नया कॉन्सेप्ट आया और मेरी टीम के कई सारे लोग उधर गए। और जो लोग 5,000 भी नहीं कमाते थे, प्लान देने नहीं आता था, उन लोगों को मैंने देखा कि 3-4 महीने में भी 40-50 हज़ार या उससे ज़्यादा कमाने लगे। ऐसे कई लोग मेरी टीम के निकल कर गए। तो पैसा बड़ा मोटिवेशनल, मतलब पैसे में बड़ी ताकत होती है। तो पता नहीं, मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा गलती जो मैंने वहाँ पे किया, मैं भी उस तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ और मैंने उसी टाइप की एक कंपनी मैंने चुनी। उस कंपनी का, मैं अपने एरिया का, अपने ज़िले का सबसे सीनियर था, उस कंपनी को मैं बाहर से चुन कर लाया और उस ROI कंपनी में मैं भी लग गया। और मेरे लाइफ का वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ जो मुझे जीवन में 10 साल बैक धकेल दिया। 10 साल मेरे ख़राब किए उस एक डिसीजन ने, कि मेरा बेस बना हुआ था, लगभग 20,000 प्लस की मेरी 3 साल में टीम बन चुकी थी, मेरा बेस बना हुआ था, एक अच्छी फेस वैल्यू थी, यूपी बिहार में मैं 2 स्टेट में अच्छा काम कर रहा था। लेकिन मैं उस कंपनी में गया, धड़ल्ले से काम हुआ चूँकि फेस वैल्यू था, और मैंने 6 महीने में ही उस कंपनी में 5 करोड़ का टर्नओवर दिया और 20 से 25 लाख रुपए मैंने 6 महीने में अर्न किए। उसके बाद टाटा इंडिगो, ECS, फिर मारुति सुजुकी SX4, ऐसे लगातार 2 कारें और खरीदी। और लेकिन जैसे ही 6 महीना पूरा हुआ और जब वो कंपनी रफू चक्कर हुई तो पूरा सब कुछ सिनेरियो बदल गया। वो लोग जो गुरु भगवान बोलते थे, इतनी कम उम्र में कई बार लोग पैर छू लेते थे, जो गुरु भगवान बोलते थे, सम्मान देते थे, जब उनके अपमानित करने वाले शब्द आने लगे और जब वो होते नहीं गालियाँ सुनने का नौबत आया, घर पे लोग पहुंचने लगे, फादर और छोटे भाई लोग टॉर्चर होते थे, तो वो अब चूंकि इतनी बड़ी लाइबिलिटी थी, 5 करोड़ का था और मैं तो उस कंपनी में एक फेस था। 17 साल की उम्र में जिसकी छत की मतलब घर भी नहीं है, कायदे से जाने का रोड नहीं है, वो 8 लाख की कार से चल रहा है 17 साल की उम्र में, तो ऐसे भी लोगों के समाज की नज़र में मैं गड़ा हुआ था। तो वहाँ से मुझे घर छोड़ के भागना पड़ा। मैं घर छोड़ के निकला, चूँकि मैं फेस नहीं कर पा रहा था, स्वाभिमानी था, मैं फेस नहीं कर पा रहा था, मुझसे क्या गलती हो गई। और सर दुर्गति ये हुई कि मेरे फादर को भी मकान बेचना पड़ा, चूँकि घर में मैं बड़ा था और मैं ही घर पे, मैं दोबारा कभी गया नहीं उस मकान में। और 15 साल की तपस्या से जो मकान पिताजी ने एक एक ईंट बनाया था, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो वहाँ तक पहुँची थी, उसको फाइनली बेचना पड़ा और हम लोग वापस गाँव शिफ्ट हो गए। और उसके बाद फिर वो गाड़ी घोड़े जो थे, कार बेच कर कुछ पैसे 8-10 लाख इकट्ठे हुए, फिर भी कुछ भूत सवार था, तो हम लोगों ने अपनी एक कंपनी खोली, डायरेक्ट सेलिंग की। हमारे साथ 2-3 लोगों ने मिलकर हमने कंपनी खोली और वो मालिक बनने का जो एक भूत सवार था और कुछ खुजली थी मिटाई, 8-10 लाख जो बचे हुए थे वो भी ख़त्म किए। 2 साल कंपनी चलाई, वो भी ख़त्म किए और वो सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन फाइनली इन 2 सालों में मेरे साथ एक प्लस पॉइंट क्या रहा कि इन 2 सालों में ही एक विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संस्था है, मुझे उससे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ पे मुझे राजीव भाई दीक्षित जी का एक CD मुझे मिला और उस CD को मैं सुना और मैं फ़ैन हो गया और मैं लगातार उनको फॉलो करने लगा। आयुर्वेद को मैं समझने लगा, मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, विदाउट मेडिसिन, केवल खान पान में कुछ बदलाव करने से मेरी लीवर के कुछ डाइजेशन के हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो गए। मैं आयुर्वेद की तरफ बढ़ने लगा और मैंने जो अपनी कंपनी खोली भी थी तो उसमें भी नोनी, एलोवेरा और कुछ ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स कई सारे लॉन्च किए थे। तो मेरी कंपनी तो नहीं चली, मैंने सारा पैसा बर्बाद कर दिया। मेरे पास लास्ट में 60,000 के प्रोडक्ट बचे थे और वहाँ से, लेकिन मैं पीछे नहीं मुड़ा और मैंने ट्रेडिशनल काम स्टार्ट किया और आयुर्वेद का थोड़ा सा आइडिया हो गया था, तो मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया उस 60,000 की बचे हुए प्रोडक्ट से। और जो कुछ सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास था रूम का, वहाँ से मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया और MLM को मैंने पूरी तरीके से त्याग दिया। बात है सन 2012 की और 2012 से लेकर 2020 तक लगातार मैं 8 साल ट्रेडिशनल किया। छोटे से शुरुआत की और धीरे धीरे ग्रो करते रहा, एक रिटेलर के तौर पे धीरे धीरे होलसेलर बना और भारत की जितनी भी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं आयुर्वेद की, मैंने बहुत सारी कंपनियों का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिटेल, होलसेल और इस तरह का मैंने काम किया। और धीरे धीरे बैंक से लोन ले लेकर पहले 6 लाख का CC लोन SBI से, फिर 15 लाख का, फिर 30 लाख का, फिर 40 लाख का और धीरे धीरे मैं 8 सालों में लगभग 50-55 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट कर चुका था, जो कि सारा का सारा पैसा लोन पे था। उसके बाद 8 साल के बाद भी जब मैंने एनालिसिस किया, चूँकि मैं MLM का बंदा था और मैं बहुत फास्ट बढ़ना चाह रहा था, लेकिन ट्रेडिशनल में
कभी मेरे बाप दादा ने कभी किसी ने तो कोई किया नहीं था, लेकिन ट्रेडिशनल में उतना फास्ट नहीं, चूँकि अपने हाथ में सारी चीज़ें एमएलएम की तरह नहीं होती हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि इन 8 सालों में मैं काफ़ी पैसा लॉस कर चुका हूँ। मेरे 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में से 30 लाख समाप्त हो चुके हैं, 6 स्टाफ की सैलरी और दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ें में। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि 8 साल के बाद मैं बहुत बड़े गड्ढे में जा चुका हूँ और मुझे ये बैंक के लोन मुझे चुकाने हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल में बहुत सारी चीज़ें कंपनियों, उनके मार्केटिंग वालों के हाथ में होता है, मार्केट की उधारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब मेरे पास 2 रास्ते थे। उस समय मैं बात कर रहा हूँ सन 2020 के आसपास। उस समय मेरे पास 2 रास्ते थे। या तो मैं ट्रेडिशनल की भी बारीकियों को मैं समझ चुका हूँ, अपने खर्चों को कम करके मैं इस सेक्टर में टिका रहूँ और गल्ले पे खुद बैठूँ, मैं टिका रहूँ। तो मुझे एक बात समझ में आया कि लाख 1.5 लाख रुपया तो मुझे ट्रेडिशनल से एक स्टेबल इनकम आ रही है और मुझे 8-10 साल लगेंगे, और मेरे ऊपर जो बैंक का लोन है और सारी चीज़ें 8-10 साल लगेंगे इसको, इस गड्ढे से बाहर निकलने में। तो एक तो ये मैं इसको कंटिन्यू करूं, और दूसरा ये था कि मैं थोड़ा कंफर्ट जोन छोड़ूं और मैं एक बार फिर से एमएलएम में बाउंस बैक करूं, क्योंकि इस बीच में मार्केट काफ़ी बदल चुका था, बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और इस तरह की चीज़ों का मैंने देखा था। तो एक बार मेरी हिम्मत थी कि एक बार मैं फिर से बाउंस बैक करूं, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जो मुझे 8 से 10 साल इस गड्ढे को भरने में लगेगा, मैं एमएलएम से मैं 3 से 4 साल में भर लूँगा, ये मुझे बिलीव था। तो मैंने कंफर्ट जोन छोड़ा, एक कड़ा डिसीजन लिया। घर वालों ने मना किया, लेकिन मैंने डिसीजन लिया और मैं बाउंस बैक किया एमएलएम में। और मैंने एमएलएम में बाउंस बैक किया। और जनरली लोग बोलते हैं कि एमएलएम करके गड्ढे में जाते हैं, एमएलएम करके कर्जे लेते हैं और बाद में जॉब करके और बिजनेस करके लोग कर्जा सधाते हैं। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति था जो 50 लाख का कर्जा मैंने ट्रेडिशनल में लिया और वापस एमएलएम में आकर उसको ख़त्म किया। और इस तरीके से सर मेरी जर्नी रही। और वापस में पिछले कुछ सालों के अंदर जो मैंने उन कर्जों को भी समाप्त किया, 2-2 कारों को भी मेंटेन कर रहा हूँ और साथ में कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ भी बनाई। और सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट रहा कि आज आपके सामने जो इस इंडस्ट्री के महागुरु हैं, आज इस आपके सामने मैं इस मंच पे बैठा हूँ, ये मेरे लिए बहुत सबसे बड़ा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, बहुत इंस्पायरिंग भी है आपकी कहानी, लर्निंग भी बहुत सारी है। आपने पहले 2006 में कंपनी ज्वाइन की, जिसमें पैकेज था, ठीक है। उस समय तक गाइडलाइंस कुछ नहीं थी जी, तो सब अपने तरीके से काम करते थे। हालांकि 2016 में गाइडलाइन आने के बाद में ये तय हो गया कि आप पैकेज नहीं बेच सकते हैं, आप ज्वाइनिंग के नाम पे कोई फ़ी नहीं ले सकते हैं। जी जी। आप एक मनी सर्कुलेशन कंपनी की तरफ में अट्रैक्ट हुए, ROI प्लान जिसको हम बोलते हैं। जी सर। और आज भी लोग अट्रैक्ट होते हैं किसी न किसी ऐसी चीज़ के प्रति जो उनको लगता है कि यार ये चले। आपको लगता था कि ये ज़िंदगी भर चलेगी, आपको लगता था कि यार नहीं चले तो नहीं गई, लेकिन एक बार पैसा बना लेता हूँ। सर डाउट तो था, जो सही बोलूँ बाई हार्ट तो डाउट तो था, लेकिन क्या है ना कि वो पैसे के लालच में वो जो सामने वाले लोग कमा रहे थे, तो मुझे लगा जब 50,000 ये लोग कमा सकते हैं तो मैं तो बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ। और वो गरीबी थी, वो चीज़ें था, डाउट था, मैं लालच में आया, ये बात सत्य है कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे आपके साथ रहा ना कि आपकी टीम के लोग उधर चले गए, टीम टूट गई, तो आदमी को लगता है टीम ही नहीं बची तो मैं क्या करूं। फिर वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं कि सर आ जाओ, आप में तो इतनी क्वालिटीज़ हैं, आपको तो इतना बड़ा नाम है, तो चढ़ा देते हैं कहीं ना कहीं आपको। जी। और फिर बंदा निर्णय लेता है। तो आज भी कुछ लोग निर्णय ले रहे हैं इस प्रकार का, और आगे भी कुछ इस प्रकार की चीज़ें आएंगी। तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं? आप गुजरे हैं उस माहौल से, कैसे उस लालच को कंट्रोल करें? सर उदाहरण से बड़ा कोई संदेश, उदाहरण से अच्छी चीज़ कुछ नहीं होती। तो मैं जीता जागता खुद स्वयं में उदाहरण हूँ। मैं सारे ऑडियंस को यही बोलूँगा कि आपके मन में भी इस तरह का कभी भी कोई लालच आए तो मेरी कहानी एक बार याद कर लीजिएगा। जो लड़का 21 साल की उम्र में एक अच्छी इनकम ले रहा था, कार को मेंटेन कर रहा था 21 साल की उम्र में, और एक छोटी सी गलती ने उसको मतलब पूरा कोलैप्स कर दिया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और आज मैं वापस से 10 साल के बाद दोबारा फिर उसी इंडस्ट्री के अंदर आया। तो आपके भी 10 साल खराब ना हो और आपका भी घर मकान न बिके और आपको भी शहर छोड़ के भागना ना पड़े और आपके गार्जियन और आपके परिवार के लोग ये दंश न झेले मेरी तरह, तो इससे बचिए। दैट्स ग्रेट। कई सारे लोगों ने एक ही प्रश्न पूछा है। यशपाल बुंदेला का भी यही प्रश्न है, संतोष कुमार मौर्य का भी है, बाकी लोगों का भी है। कौन सी कंपनी बेहतर है, 2 लेग वाली या मल्टी लेग वाली? सर इस सवाल का जवाब मैं शायद कुछ अच्छे से दे पाऊँ, क्योंकि मेरे पास दोनों का अनुभव है। मेरी शुरुआत बाइंडी कॉन्सेप्ट से हुई और उसके बाद फिर मैं जनरेशन में आया, तो मेरे पास दोनों का अनुभव है। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैं कुछ बातें शेयर कर सकता हूँ और मैं कुछ चीज़ों को रिलेट करूँगा, कुछ डेटाज कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ों को लेकर। हो सकता है कुछ लोग को नागवार गुजरे या जो भी चीज़ें हैं।
तो मैं फ्रेंकली बाय हार्ट बात करूं तो 2 लेग और मल्टी लेग और बाइनरी और से जनरेशन की जो बात है, तो पहले तो हम ये समझ लें कि बाइनरी और जनरेशन में अंतर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू मी जी, क्या है कि ऐसा लोग को भ्रम है कि 2 लेग का बाइनरी, 2 लेग का जो प्लान होता है वो बाइनरी है और जो मल्टी लेग का प्लान है वो जनरेशन है। जबकि ऐसा भी है कि 2 लेग से ज़्यादा लेग के भी कई प्लान चल रहे हैं जो 4-4 लेग के प्लान है और वो 2 को लेफ्ट बना देते हैं, 2 को राइट बना देते हैं और वो मैचिंग करा के देते हैं, तो वो भी बाइनरी ही है। बाइनरी असल में एक मतलब एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जनरली मैचिंग करा के कमीशन दिया जाता है, कॉन्सेप्ट का नाम है। और जनरेशन में बहुत सारी कंपनियां जो 2 लेग में भी, कम लेग में भी जनरेशन कर रही हैं, कोई 10, 20, 50 लेग में भी जनरेशन कर रही हैं जी। एक मेरा जो अपना डिफिनेशन है, ठीक, अभी मैं उसको प्रूव भी करूंगा थोड़ा सा समय लेकर, कि मेरा जो अपना जो डिफिनेशन है बाइनरी और जनरेशन में, ये जो कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो जिस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर को ये मालूम होता है, जिस कंपनी के या जिस कॉन्सेप्ट में डिस्ट्रीब्यूटर को ये मालूम है कि मुझे पर्टिकुलर टर्नओवर देने पे एक्यूरेट ये अमाउंट आएगा, इतना का मैचिंग कराएंगे तो इतने का पेयर आएगा, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट को नहीं मालूम है कि किस क्लोजिंग में कितना बांटना है। डिस्ट्रीब्यूटर को एक्यूरेट मालूम है कि मुझे इतने का टर्नओवर देने पे इतना आएगा, लेकिन कंपनी के मालिक को भी नहीं मालूम है कि इतना देने के लिए मुझे कितना बांटना है। दैट इज बाइनरी कॉन्सेप्ट। मतलब कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं है वहाँ पे। नहीं, अभी मैं कुछ एग्जांपल से बात करूंगा। और जिस कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर को मालूम तो है कि मुझे इतने टर्नओवर पे इतना आता है, लेकिन एक्यूरेट नहीं मालूम है, वो आफ्टर क्लोजिंग ही क्लियर होगा, ठीक है। लमसम अमाउंट मालूम है कि इतना टर्नओवर देने पे, ऐसा करने पे ऐसा आता है, लेकिन कंपनी को बिल्कुल क्लियर है, चाहे कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो या 1 लाख करोड़ का हो, कंपनी का बिल्कुल क्लियर है कि मेरा कोई भी क्लोजिंग हो, मेरा इतना ही बटना है। तो डेट इज जनरेशन, ये मेरा है। अब ये चीज़ें हकीकत सर कैसे है कि बाइनरी कॉन्सेप्ट में जनरली क्या था, मैचिंग इनकम जनरली कंपनियां करा कर देती हैं। अब आप सोच के देखिए, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स इसमें नहीं है, एक सोच कर देखिए। और मैं कहूंगा कि कुछ लोग को अच्छा नहीं लगेगा मेरी बातों को लेकर, लेकिन मैं कहूंगा कि आप कैलकुलेशन करिए, मेरी बातों को सुनकर आप कैलकुलेशन करिए, तब मुझ पे ब्लेम करिएगा या इस पे आप जो है सहमति दीजिएगा। कि आप सोच के देखिए, सपोज मैं एक एग्जांपल से बात करता हूं, कोई कंपनी है, मान लीजिए 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग है, 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग की कोई कंपनी है, और वो उसका कुछ तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नहीं, ज्वाइनिंग कैसे कहेंगे? ज्वाइनिंग तो मतलब आप करवा ही नहीं सकते ना कि 10,000 रुपए दे के आप किसी को ज्वाइन करवा, मतलब आईडी एक्टिवेशन के लिए, मतलब हाँ, ये मान लेते हैं कि 10,000 का उसने प्रोडक्ट परचेज किया, हाँ, इस रूप में लेते हाँ, हैं, ठीक है। तो जनरली कंपनियों में क्या होता है, बाइनरी कॉन्सेप्ट में ज्यादातर कि मिनिमम इतने की परचेजिंग आप करेंगे, ठीक है। आजकल पैकेज वाली भी कंपनियों ने अवॉइड किया है, पैकेज नहीं होते हैं, अपनी पसंद का कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, लेकिन मिनिमम इतनी बीवी या इतने का प्रोडक्ट आपको परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी आईडी इनकम लेने के लिए एलिजिबल होगी। ठीक। तो आपने 10,000 रुपया कंपनी को टर्नओवर दिया, कंपनी को इंटरनली तो ये मालूम है कि मुझे इसमें से 40%, जनरली 30 to 40% कंपनियां निकाल के रखती हैं कि इसमें मुझे मैचिंग कमीशन देना है, बाकी 10-15% में टूर वगैरह जो उनकी रिवार्ड वगैरह जनरली बाइनरी में जो होता है। सपोज कंपनी का जो कैलकुलेशन है इंटरनल, ऐसे कभी भी बाइनरी कॉन्सेप्ट वाली कंपनियां लिख के ब्रोशर पे या वेबसाइट पे नहीं देती। वहां पे ये तो क्लियर होगा कि मैचिंग कराने पे 1,000 मिलेगा, लेकिन वो कभी भी लिख के नहीं देंगे कि ये बाइनरी इनकम देने के लिए हम 30% या 40% डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये कहीं लिखा नहीं होता, ठीक है। तो वो हिडन होता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। हो सकता है गवर्नमेंट को जो पेपर सबमिट करते होंगे वहां लिख के देते होंगे, लेकिन कभी भी ब्रोशर या वेबसाइट पे लिखा नहीं होता। सपोज अगर कंपनी 40% निकाल रही है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो सर एक चीज देखिए, 1,000 रुपया का पेयर मान लीजिए कंपनी दे रही है और प्रति ज्वाइनिंग 4,000 रुपया निकाल रही है बांटने के लिए, कमीशन बांटने के लिए। तो एक लेफ्ट और एक राइट जब मैच करेगा तो 1,000 बनेगा, यानी एक ज्वाइनिंग से 500 रुपया कंपनी को अपलाइन को देना है, एक ज्वाइनिंग से 500 रुपया अपलाइन को देना है, लेकिन मैच होगा तब वो देंगे, ये सीधे 1,000 रुपया देंगे। तो अगर प्रति ज्वाइनिंग 4,000 रुपया कंपनी ने निकाला है, तो कहीं ना कहीं एक ज्वाइनिंग से 8 अपलाइन को ही पैसा दिया जा सकता है, राइट, ठीक है। अब समझने वाली बात है कि हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में, यहाँ कोई भी लेवल निश्चित नहीं होता, 100 डेप्थ में भी काम हो सकता है, एक ज्वाइनिंग से 8 क्या छोड़िए 80 लोगों का भी पेमेंट बन सकता है, ऐसा MLM का कॉन्सेप्ट है। तो सर ये कैसे पॉसिबल है कि जब कंपनी ने एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाला हुआ है, पैसा जो मुझे मिलना है पर पेयर ये मुझे निश्चित है, तो जैसे जैसे कंपनी का डेप्थ क्रिएट होगा, जैसे जैसे कंपनी पुरानी होती जाती है, तो वैसे वैसे क्या होगा कि जब तक एक ज्वाइनिंग से 8 लोगों का पेमेंट हिट हो रहा है तब तक तो ठीक है, अच्छा चलेगा, 2 साल 4 साल 5 साल, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक ज्वाइनिंग से 9वें आदमी का, 10वें अपलाइन का, 20वें अपलाइन का जब हिट होने लगेगा,
तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे एक शब्द लोग बाइनरी वाले समझाते हैं कि कैपिंग लगा दी जाती है, उनका कुछ डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जनरली क्लोजिंग होता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि हम लोग कैपिंग लगा के ऊपर वालों को बैलेंस कर लेते हैं, यानी कि जब 8 अपलाइन के बाद 9वें अपलाइन का जो पेमेंट जाएगा वो 1.5 लाख रुपया वीकली या 2 लाख रुपया वीकली से हम ज्यादा नहीं देते। सर कॉमन सेंस वाली बात है, आपने निकाला है 8 अपलाइन को पैसा देने के लिए मात्र 4,000 रुपये, ठीक है, 9वें अपलाइन को कैपिंग से आप ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन 9वें अपलाइन को जो 1.5 लाख रुपया वीकली यानी 6 लाख रुपया जो महीना, वो कहां से लाएंगे? 10वें अपलाइन को कैपिंग से ज्यादा नहीं देंगे, फिर भी 6 लाख 8 लाख महीना तो देना है। 20वें अपलाइन को 8 लाख रुपया महीना तो देना है, वो 8 लाख रुपया आप कहां से लाएंगे? उसके लिए पैसा कहां निकाला? दूसरी चीज, अब ये बोलते हैं कि जो कैपिंग से लेप्स होता है पैसा, वो हम नीचे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर ये कहने वाली बात है, प्रैक्टिकल मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिकल कोई कैलकुलेशन करके देख ले, प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है और आपके हाथ में नहीं होता। पर्टिकुलर वही टर्नओवर किसी क्लोजिंग में डाला जाए, कुछ पैसा लेप्स हुआ, लेकिन अगली क्लोजिंग में अगर उसी टर्नओवर को 2 क्लोजिंग में डाल दिया जाए, सेम टर्नओवर अगर 2 क्लोजिंग में जाती है तो पैसा लेप्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आपको बाइनरी हमेशा, मतलब वो हिडन चीजें हैं, कंपनी कब तक चलेगी। और सर दुनिया भर के एग्जांपल है, जितने भी फॉरेन की कंपनियां हैं जो कई दशकों से 5-6 दशकों से चल रही हैं, वो सारे के सारे लगभग 99% कंपनियां जनरेशन में ही क्यों हैं। हमारे हिंदुस्तान में 95-96 की दशक से, मतलब 95-96 सन 1995-96 से हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है। सर मैं कहता हूं कि आज आप जिस कंपनियों में काम कर रहे हैं, जिस कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं, वो 2-4 साल 10 साल के अंदर वाली ही कंपनियां क्यों हैं? आज 20 साल 25 साल पुरानी बाइनरी कंपनियां क्यों नहीं आज तक बची हुई हैं? फिर भी लोगों का कॉन्सेप्ट है कि, और है सर। चलिए, वैसे तो डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स हैं वो मार्केटिंग प्लान को लेके, कंपनसेशन प्लान को लेके कुछ भी ऐसा नहीं है कि बाइनरी करना चाहिए या जनरेशन करना चाहिए, लेकिन हाँ आपके पास में दोनों तरह के अनुभव हैं। लेकिन चूंकि अभी आप जनरेशन प्लान वाली कंपनी कर रहे होंगे तो इसलिए बायस तो नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा बता रहे हैं कि भाई। सर ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं है और मैं एकदम खिलाफ हूँ, ऐसा भी नहीं है। लोगों का इंटेंशन अलग अलग होता है। कुछ लोगों का इंटेंशन ही है कि सर हमको शॉर्ट टर्म गेम ही पसंद है। एक तरफ हम बात करते हैं कि जनरेशन बाय जनरेशन हम इस चीज़ को, ये बिजनेस लेकर जाएंगे, और एक तरफ लोगों का नहीं बस मुझे 2-4 साल 5 साल में अमीर बनना है, तो उनके लिए बेस्ट है बाइनरी, फिर उनके लिए बेस्ट है। फिर चलिए, सबका अपना निर्णय है, आपने अपनी बात रखी, लोगों को अपने तरीके से चीज़ों को समझना है। अगला मैं प्रश्न ले रहा हूं सर सूरज मिश्रा का। टीम में लोग आते जाते हैं बट वर्क नहीं करते, क्या करें? सूरज मिश्रा जी को मैं बोलूँगा कि देखिए क्या है कि टीम में आप लोगों को आपने रिक्रूट किया, यहाँ पे 1-2 बातें मैं रखूँगा। यहाँ पे टीम में आपने लोगों को रिक्रूट किया, एक एवरेज का सिद्धांत रिक्रूटमेंट में काम करता है। हम सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चाहे कोई भी, हम लोग उसको बेसिक्स में, हम लोग ट्रेनिंग में हम लोग उसको प्रमोट करते हैं, बताते हैं। उसमें क्या होता है, हम लोगों को बताते हैं कि आप अपनी लिस्ट से जब 10 लोगों को अप्रोच करेंगे तो 6 से 7 लोग आपकी इनविटेशन स्वीकार करेंगे, आपके बीओपी में, आपकी मीटिंग्स में आएंगे। उसमें से फिर 3-4 लोग आपको पॉजिटिव होंगे, फिर उसमें से 2 या 3 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये एवरेज का सिद्धांत तो ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो बिजनेस है, ये नंबर्स गेम है। जितने ज़्यादा लोग को अप्रोच करेंगे उतनी ज़्यादा ज्वाइनिंग आएगी। लेकिन सर ये नंबर्स गेम आफ्टर ज्वाइनिंग भी है। आफ्टर ज्वाइनिंग भी एवरेज का ही सिद्धांत काम करता है। मैं इसको इस तरह बोलूँगा, सपोज इन नंबर्स के आधार पे आपने एक टीम खड़ी की और आपने जो 10 में से 2 या 4 को आपने जो ज्वाइन कराया, वैसे आपने 100-200 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन आपने खड़ा कर लिया। अब होता क्या है वहाँ पे कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन आपने खड़ा किया, वहाँ पर भी ये इस तरह का एक सिद्धांत जो है प्रिंसिपल काम करेगा। आपके जो फाइनली जो 10 लोग ज्वाइन किए हुए हैं, उनमें से 2 लोग ऐसे होंगे जो ज्वाइन करके ही खत्म हो जाएंगे, वो आगे मूव नहीं करेंगे। वो हाथ जोड़ देंगे, बोलेंगे कि सर आपने बोला, हमने प्रोडक्ट ले लिया, हम लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, बिजनेस की बात मत करो, हमसे उम्मीद मत करो। वो मुंह पर ही मना कर देंगे। वो एकदम उनका व्यवहार से क्लियर हो जाएगा कि वो आगे इस पे काम नहीं करना चाहते। उसमें से 20% 2 लोग ऐसे भी होंगे जो हाइपर एक्टिव होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार इसको तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ये मैं इसको क्या मोटिवेट करूंगा, ये तो खुद ही मुझे कर ला, सर यहाँ चलो वहाँ चलो, इससे बात कर लिया, उससे बात कर लिया, कुछ ज्वाइनिंग्स भी निकाल लेंगे। तो 20% ऐसे लोग होंगे जो तुरंत से एक्शन में आ जाएंगे जी। अब ये हो गए टोटल 40%। लेकिन 60% ऐसे भी लोग होंगे आपकी टीम में, जो मेजर जो संख्या है वो कंफ्यूज होंगे। आप उनको ना पॉजिटिव बोल सकते हैं ना निगेटिव बोल सकते हैं, ना वो पॉजिटिव है वो ना वो निगेटिव है। वो थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको वॉच करेंगे। अगर आपने स्पीडली काम किया और आपने एक अच्छा अगले 6 महीने, साल, 2 साल में अपने अच्छा एग्जाम्पल सेट किया, उनकी आईडी लग गई है,
ठीक है, वो आपकी कभी जब भी आप उन पे प्रेशर देते हैं, उनको मीटिंग में बुलाते हैं, वो कभी कभार आते भी हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्टिव मोड में नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने अच्छा एग्जाम्पल सेट किया, एक्टिविटी की, और आपको वो देखते रहे, तो वो फिर धीरे धीरे वो आपको मूव करेंगे, वो एक्टिव मोड में आ जाएंगे। और अगर वो आपको एक्टिविटी से नाखुश हैं, या आपने कंपनी स्विच कर दी, या आपने काम छोड़ दिया, या आप सफल नहीं हो पाए, तो ये लोग बाद में बोलेंगे कि अच्छा हुआ कि हमने काम नहीं किया, ठीक है, मुझे लग रहा था, मैं तो वॉच कर रहा था। तो सूरज मिश्रा जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि सर ये एवरेज का सिद्धांत काम करता है। और इसके बाद जो है सिस्टम की बातें हैं कि आप कितने सिस्टम को आप और आपकी कंपनी में और आप कितने फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप सर 2-4-10 लोग की टीम बनाकर ऐसा आकलन नहीं करिए, आप बड़ी टीम का निर्माण करिए, आप और रिक्रूटमेंट से लेकर आइए, और ज़्यादा टीम का निर्माण करिए, और अपनी एक्टिविटी को आप चलते रहिए, आप अपनी एक्टिविटी को मेंटेन रखिए, ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग काम करते हैं। तो एक तो लॉ ऑफ एवरेज का आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। मैं इसमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहता हूं, और आपका उसमें फीडबैक भी चाहता हूं। जब कोई व्यक्ति जुड़ता है इनिशियली, जैसे आपने अपनी कहानी में बताया कि आप एक सेमिनार में गए पहली बार, और वहाँ पे जाके आप दीवाने हो गए कि बस अब कुछ करना है और मैं यहाँ 1 करोड़ रुपया कमा सकता हूँ। तो जब व्यक्ति जुड़ता है जी, तो जुड़ने के बाद में अगर हमने उसको तुरंत कोई एक इवेंट दिखा दिया, तो उसकी थोड़ा बड़ा विज़न उसको मिलता है, और उस समय उसके अंदर में थोड़ा एक एक्साइटमेंट लेवल रहता है। उस समय अगर शुरुआत में 7 दिनों के अंदर अंदर हमने कुछ अच्छी एक्टिविटीज उससे करवा दी जो ज़रूरी हैं, वो उसी समय हो गई, तो फिर वो एक्टिव रहेगा। और उसी समय अगर आप नहीं कर पाए तो फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो इसको मैं इस रूप में भी देखता हूँ कि जैसे आज से 50 साल पहले की अगर हम बातचीत करें, तो 50 साल पहले जब बच्चे पैदा होते थे, जो नवजात शिशु रहते थे, तो उनकी मृत्यु बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और इसलिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा बच्चे प्लान करते थे कि पता नहीं जवानी तक कितने बचेंगे, कितने रास्ते में निकल जाएंगे। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। आज जो यंग कपल्स हैं वो 2 बच्चों की प्लानिंग करते हैं, और ऊपर वाले की कृपा से दोनों स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस की, जाना कि भाई बच्चे की परवरिश माँ के गर्भ से ही होनी चाहिए, और जैसे वो इस दुनिया में आता है फिर इंजेक्शन होने चाहिए, कार्ड बनता है उसका बाकायदा, उस पर दस्तक होते हैं। तो वैसी ही एक प्रक्रिया अगर डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग शुरू कर लें अपनी कंपनियों में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, कि भाई मेरा जो बंदा ज्वाइन करेगा उसका मैं कार्ड बनाऊंगा, और कार्ड बना के ये काम उससे पहले करवाने जी। फॉर एग्जांपल उसका एक ड्रीम बिल्डिंग का हमने एक प्रोसेस उसका पूरा करना है, उसका ज़िंदगी में क्या चाहिए, उसका एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट उसका लंबा सा बनवा देना है शुरुआत में ही, वो एक शुरू में बने। उसके अलावा उसको कॉलिंग सिखा देनी है 1-to-1 बैठ के कि भाई ऐसे बातचीत करने हैं, ये चीज़ बोलनी है, ये नहीं बोलनी है, ऐसे आपके पास में रिजेक्शन आएंगे, ऐसे आपने उनका जवाब देना है। तो मुझे लग रहा है वो इनिशियल डेज में वो अगर प्रक्रिया हो जाएगी तो फिर जो एवरेज है, लॉ ऑफ एवरेज की जो आपने बातचीत की, बहुत बेहतर होगा, वो बेहतर हो जाएगा कहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बेसिक से बाहर तो सर कुछ भी नहीं है। और ये इनका प्रश्न का जो आपने सर बोला, तो ये चीज़ है कि एक लॉ ऑफ एवरेज है, ज़्यादा लोग को हमें अप्रोच करना होगा, और बेसिक्स तो सर पहले दिन से हमको लागू करना होगा। लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे, मुश्किल से हफ्ते दिन, 15 दिन, या मैक्सिमम 1 महीना। अगर मैक्सिमम 1 महीने के अंदर हमने बेसिक्स को फॉलो नहीं किया, तो वो वार्म अप का जो समय होता है, उस समय जो एक ड्रीम लेकर बंदा आता है, अगर इससे ज़्यादा हमने समय लगाया और कुछ लोग के पीछे भागते रह गए, और हमने नई ज्वाइनिंग्स का केयर नहीं किया, जैसा सर आपने बोला कि नवजात बच्चे की तरह हमने केयर नहीं किया, और उनको सिस्टम में हम बराबर लेकर नहीं आए, तो ये एवरेज बहुत ख़राब होगा। दैट्स ग्रेट। आपके पास ब्रिजेश जी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, टाइम कम जल्दी से इतना निकल गया, मुझे भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहुत इंस्पायरिंग है, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, आपका कन्विक्शन बहुत ज़बरदस्त है। जो भी चीज़ आप बोलते हैं बिल्कुल अंदर से बोलते हैं, वो आपके ऐसा लगता है कि आप 100% उससे कन्विंस हैं। तो ये कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है। एक इंटरव्यू में आपका पूरा ज्ञान हम नहीं समझ सकते, दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित कर रहा हूँ, इस बार का जो फ्रेंड्स मीट है वो हम लोग पटना में आयोजित कर रहे हैं, पहली बार दिल्ली से बाहर जा रहे हैं 16 फरवरी को। तो उसमें आप आइए, पूरी टीम के साथ में आइए, और डायरेक्ट सेलिंग के महाकुंभ में आप भी एक गोता लगाइए। थैंक यू सो मच सर। और वैसे मैं लास्ट ईयर जो अपना कार्यक्रम था चैटविद सुरेंद्र वत्स का तालकटोरा में, उसमें भी मैं था, और इस बार तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पटना में, और मेरे यहाँ से 70-80 किलोमीटर की दूरी है, तो इस बार सर 500+ क्या बात है, लोग हमारे साथ रहेंगे। और बिल्कुल सर, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी वो भी मेरी बगल में हो रहा है, तो इतना बड़ा जो 5000 लोग का कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पटना में, बिहार में हो रहा है।
तो सर मेज़बान का किरदार तो हम निभाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। और बाकी व्यूवर्स के लिए थोड़ी एक दुखद समाचार ये है कि पटना का रजिस्ट्रेशन फुल हो गया है। इस बार आप नहीं आ सकते हैं फ्रेंड्स मीट में। हाँ, अगले साल आप प्लान कीजिए 2026 में, फरवरी में आप बिल्कुल प्लानिंग कीजिए, एडवांस में प्लानिंग कीजिए। इस बार पटना को लेकर इतना उत्साह दिखाई दिया ब्रजेश जी हमें, जैसे ही हमने पटना का अनाउंसमेंट किया, आई थिंक विद इन 7 days 80% हमारी सीटिंग फुल हो गई थी। सर बिहार की मिट्टी है। हाँ, बिहार की मिट्टी, जोश जज्बा अलग ही है कहीं ना कहीं, और एक सेंटर पॉइंट भी बनता है, बहुत सारे लोगों को अप्रोच करता है। सो मिलते रहेंगे सर। और एक जी प्लीज़ हाँ, प्लीज़ प्लीज़ एक बात मैं लास्ट में बोलूँगा। मैं जैसा कि व्यूअर्स के लिए मैंने बोला कि बस आप सभी लोग को मैं बोलूँगा कि इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ है, बहुत आगे तक आपको जाना है, बस जुड़े रहिए। वो कहते हैं ना कि अगर ट्रेन की पटरी पे अगर आप हैं तो आज न कल आप निकल ही जाएंगे। कोई न कोई बंदा आपकी डाउनलाइन अपलाइन या जो भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो पीछे से कोई धक्का मार के आपको मंजिल तक पहुंचा देगा, या आगे से कोई इंजन आपको खींच के पहुंचा देगा। ज़रूरत है ट्रेन की पटरी पे बने रहना। लेकिन अगर पटरी से उतरे, जैसा कि मैं उतरा था और मैंने 10 साल बर्बाद किया, उस पटरी से उतरे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए पेशेंस रखिए, धैर्य को मत छोड़िए और पटरी पे बने रहिए। और सर मैं बोलूँगा कि आज वो 20-21 साल का लड़का, 17 साल की उम्र में मैं इस इंडस्ट्री में आया था, और मैं उस कंपनी से बिलोंग तो नहीं करता था जिस कंपनी से आप थे। और मुझे वो दिन आज भी याद है कि मैं साइकिल से चला करता था, साइकिल पे टाई लगा के, और जब आपके प्रोग्राम्स मेरे क्षेत्र में कभी काल लगते थे। अच्छा, आपने देखे हैं मेरे प्रोग्राम? सर मैं क्या बताऊं कि चूंकि मेरी कंपनी में, जिस कंपनी में मैं था, वो उस लेवल का जो ज्ञान की, उसमें चंद रोबोट वाली कुछ लाइनें चलती थी, वही लोग बार बार रटते थे। तो मैं पहली बार कुछ कैसेट सुना था, तो वहाँ से मुझे लगा कि कितना डेप्थ है और कितनी अलग अलग ज्ञान की बातें होती हैं। तो सर आप सोच के देखिए कि बाकी लोगों के लिए इंटरव्यू कितना मायने रखता है पता नहीं, और कितना उनके लिए ये गौरवान्वित करने वाला है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो लड़का जो 20 रुपए की टिकट, जिसके लिए बहुत मुश्किल हुआ करती थी, और 25-30 किलोमीटर, मैं गांव में रहता था और 25-30 किलोमीटर साइकिल चलाकर और आपकी सेमिनार अटेंड करने में जाता था। हाँ, मुजफ्फरपुर। और मैं थोड़ा समय मैंने यूपी में, मैं बचपन में गोरखपुर में था। अच्छा, गोरखपुर में भी। हाँ, तो मैं वहाँ पे आपके सेमिनार अटेंड करने जाता था। 20 रुपए की टिकट भी के लिए भी मैं जद्दोजहद करनी पड़ती थी। तो और आप लोग को ही देखकर, आइडियल मानकर, वो बचपन मैंने वहाँ से शुरू किया है, आप लोग को देखकर ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आज मेरे लिए, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं आभार व्यक्त नहीं कर सकता कि कितना बड़ा ये मेरे लिए पल है और कितनी बड़ी उपलब्धि है कि आज आपके सामने प्रत्यक्ष मैं आपसे बात करने लायक बन पाया और आमने सामने हम लोग बात कर पा रहे हैं। और आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच ब्रजेश जी। देखिए, परमात्मा हर किसी को ये अवसर प्रदान नहीं करता कि आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये अपॉर्चुनिटी रहती है। और कहीं मैं अगर ऐसा कुछ कर पाया तो ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। सो ये तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मेरे से प्रभावित हुए, अब आपका काम है कि आप और इस चीज़ को कई गुना मल्टीप्लाई करके और लोगों की ज़िंदगी को बदलें, और आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ब्रजेश जी। मैं हमेशा कहता हूं कि हम मिलके डायरेक्ट सेलिंग को उस मुकाम पे लेके जाएंगे जिस मुकाम की ये हकदार है। एक बार फिर सभी व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो ये थे ब्रजेश मौर्य, मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे बीच में बहुत बड़ी कमिटमेंट के साथ में, बहुत बड़े जज्बे के साथ में काम कर रहे हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।